नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं कोविड के, जो इस समय होम आइसोलेशन कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन है। कुछ लोग गाइडलाइन सुन लेते हैं, कुछ डॉक्टर्स के हिसाब से चल लेते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं कि कब आइसोलेशन शुरू करें, कब तक कंटिन्यू करें, कब ख़त्म करें। तो ये सवाल रहते हैं और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि आइसोलेशन में क्या खाएं, अपना ध्यान किस तरह रखें। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज इस वीडियो को इम्पोर्टेंस के हिसाब से रखते हुए सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं एंड तक आपको इस सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग होम आइसोलेशन किन के लिए ज़रूरी है। देखिए, होम आइसोलेशन उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है जो या तो किसी कोविड पेशेंट के टच में आ गए हैं या किसी कोविड पेशेंट के साथ लगे हुए थे काफ़ी समय से, एंड दे आर डाउटफुल कि हो सकता है हमें इन्फेक्शन ना हो गया हो। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दियर फैमिली फ्रॉम इन्फेक्शन, कि अपने परिवार वालों को इन्फेक्शन ना हो जाए, वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। एक दो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स ये हैं। दूसरे पेशेंट्स कौन से हैं? जिन्हें हल्का सा सिम्टम्स शुरू हुए हैं, जिन्हें फीवर आना शुरू हुआ है या जिनको ज़ुकाम शुरू हो गया है, बहुत छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नेज़ल डिस्चार्जेस बहुत हैं, खांसी शुरू हो गई है, और जो फीवर है वो फीवर बहुत हाई ग्रेड फीवर है, जो 101, 102, कुछ पेशेंट्स में तो 103 तक जा रहा है और ये फीवर कंटिन्यू बना रह रहा है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा भी हो रहा है कि फीवर मान के चले दिन में तो फिर भी कम रहता है, शाम के बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है और पेशेंट्स को लगता है कहीं ये टाइफाइड तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि शुरू में विदिन 24 to 48 आवर्स खुद को समझ जाते हैं कि हाँ, हो सकता है हमें कुछ दिक्कतें आ रही हों, तो ये पेशेंट्स खुद को आइसोलेट सबसे पहले कर लें। अब ऐसे में कंफर्म कैसे करें? देखिए, कंफर्म करेंगे आप या तो एंटीजन टेस्ट के साथ में या फिर RT-PCR टेस्ट के संग में। लेकिन एंटीजन की रिपोर्ट तो लगभग फ़ौरन मिल जाती है, पर RT-PCR बिकॉज ऑफ द लोड, इतना लोड है आजकल लैबोरेटरीज़ पे, इट टेक्स अबाउट 48 आवर्स टू अबाउट 72 आवर्स, और इनफैक्ट कभी कभी 5 दिन तक लग जा रहे हैं RT-PCR की रिपोर्ट आने में। तो ऐसे में ये पेशेंट्स खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी है आइसोलेशन कब शुरू करें। देखिए, जिन पेशेंट्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई है, दे आर डाउटफुल, तो वो जिस दिन से उन्हें डाउट लग रहा है उस दिन से लेके और अगले लगभग 10 दिन तक खुद को फैमिली से आइसोलेट रखें, ताकि जो एक पीरियड है इन्फेक्शन का, दैट इज़ आफ्टर 5 डेज़ और आफ्टर 6 डेज़, तो ये पीरियड आपका लगभग वहाँ से शुरू होके और आइसोलेशन में ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो आप पूरा, इसे हम बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि कोविड पेशेंट्स के अंदर 2 to 14 डेज़ का रहता है, जिसमें लगभग 5th डे ऑनवर्ड से लेके 8th डे तक इन्फेक्शन रहता है। तो 10 दिन का गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से क्वारंटीन रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको फीवर लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं तो आप 4 और दिन के लिए इस क्वारंटीन को लगभग एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी टोटल 14 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड, आइसोलेशन पीरियड आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, वो अपने आप, अगर उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, तो वो 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड ख़त्म करके अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा सकते हैं। ये तो हो गई टाइम पीरियड की बात। उसके बाद अगर जिन्होंने टेस्टिंग करा ली है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, चाहे सिम्टम हो या सिम्टम ना हो, वो अपना क्वारंटीन पीरियड रिपोर्ट आने से काउंट करें। ऐसा नहीं कि आपने पहले से काउंट कर लिया है, अगर 2 दिन 3 दिन पहले भी हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रिपोर्ट आने, पॉजिटिव आने के बाद से क्वारंटीन पीरियड को काउंट करें और उसके बाद 10 दिन तक उसे कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर सिम्टम्स आ गए थे तो सिम्टम के दिन से लगभग 10 दिन, और अगर सिम्टम कंटिन्यू रहते हैं तो 4 दिन और, यानी 14 डेज़। लेकिन अगर सिम्टम नहीं है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लेके अगले नेक्स्ट 10 डेज़ तक खुद को क्वारंटीन रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या खाएं, कैसे अपना ध्यान रखें। देखिए, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होम क्वारंटीन के अंदर। नंबर 1 इज़ कि आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, बॉडी के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है। तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको एक्सरसाइज मतलब माइल्ड एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लगभग आधा घंटा सुबह, आधे घंटे शाम ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत यंग हैं तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल पीटी जो बच्चे स्कूल में करते हैं, वो लगभग पीटी कई बार आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ऐसा समझ लीजिए कि प्राणायाम करना है आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना है,
आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, यानी गहरी सांस अंदर लेनी है, गहरी सांस बाहर छोड़नी है। इसके अलावा सूक्ष्म प्राणायाम करना है। सूक्ष्म प्राणायाम का मतलब होता है सारे जॉइंट्स का मूवमेंट करना है। सपोज करिए 10 बार फिंगर्स चलाएंगे, 10 बार रिस्ट चलाएंगे, 10 बार एल्बोज चलाएंगे, 10 बार शोल्डर्स क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह जितने भी आपके जॉइंट्स हैं आप उनका 10-10 बार मूवमेंट करें और इसे लगभग 3 बार तक कंटिन्यू करें, 3 सेट में करें। तो इस तरह ये एक्सरसाइजेज आप सुबह शाम करें। माइल्ड एक्सरसाइजेज हैं बॉडी को केवल नॉर्मल रखने के लिए। इसके बाद ज़रूरी क्या है, हाइड्रेशन। देखिए हाइड्रेशन आपकी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता है, ये समझ लीजिए। पानी तो नॉर्मली आप मान के चलें, कोशिश करें कि 2 से 2.5 लीटर तक पिए, लेकिन जिन्हें सिम्टम्स आ रहे हैं उनको पानी पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी मिल रहा है तो आप तरबूज खाइए, आप मेलन्स पसंद है खरबूजा खाइए, खीरे आप खा सकते हैं, उनसे भी हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है पाइनएप्पल खाएं या नहीं। देखिए पाइनएप्पल इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पाइनएप्पल अवेलेबल है, पाइनएप्पल ज़रूर खाइए, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। किन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एनिमल प्रोटीन यानी आप मीट या रेड मीट ले सकते हैं, चिकन, मटन, फिश, इनफैक्ट अगर पनीर भी लेते हैं तो आप उसे भी अवॉइड करिए। कोशिश करिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को जितना कम से कम लें उतना बेटर। आप थोड़ा बहुत मट्ठा प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई भी ऐसी फूड आइटम्स जो कि बेक्ड हो, फ्राइड हो, पैकेज्ड हो, ऐसे फूड आइटम्स को आप अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसमें से अवॉइड करेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो बहुत एक ज़रूरी सवाल है वो ये, किस तरह से आप अपने डाइट प्लान को फॉलो करें जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें। तो देखिए मैक्सिमम रिजल्ट क्या है, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में या तो इन्फेक्शन मौजूद ना रहे, और या फिर अगर इन्फेक्शन मौजूद है तो वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा काउंटर ना कर पाए। तो ऐसे में ज़रूरी क्या है, ऐसे में ज़रूरी है वाइटामिन्स। आपकी बॉडी को मैक्सिमम वाइटामिन्स चाहिए, मैक्सिमम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, और आपको अपनी बॉडी को इस तरह ध्यान रखना है कि अगर आप ओवर मेडिकेशन ले लेते हैं, भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं उसी में ऑलरेडी 6-7 दवाइयाँ मौजूद हैं, इसके अलावा लोग काढ़ा बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, उसके बाद होम्योपैथिक मदर टिंचर्स लोग बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन कई लोग तो बहुत मैंने देखा है कम से कम दिन में 2 से 3 होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और एक होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, मदर टिंचर कॉम्बिनेशन लेने लग जाते हैं। इसके अलावा काढ़े भी पीने लग जाते हैं, स्टीम लेने लग जाते हैं, गरारे करने लग जाते हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन जो है जितनी रिकमेंडेड है वो भी ले रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी तो वो भी ले रहे हैं। तो दिन भर में मान के चलिए कम से कम 14-15 मेडिसिन एक पेशेंट की हो जाती है। तो क्या ये ज़रूरी है, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी दवा से ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज, आपका हाइड्रेशन और आपके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर हम आपको शेड्यूल सेट करना चाहें तो शेड्यूल किस तरह सेट करें, सबसे पहले समझिए सुबह क्या लेना चाहिए। सुबह आपको नींबू पानी लेना है। आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू निचोड़ लीजिए, आप शहद के संग उसे ले सकते हैं ताकि एम्पल अमाउंट में आपको विटामिन सी सुबह सुबह मिल जाए। इसके बाद जब आपने ये चीज़ ले ली, आपने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने के बाद आपने लेमन वाटर ले लिया, उससे पहले थोड़ा बहुत गुनगुना पानी आप पी सकते हैं गार्गल्स करने के बाद। अब जब आपने ये ले लिया तो ये आप लगभग 8 बजे के आसपास ले लें। उसके 1 घंटे के बाद आपको चाहिए प्रॉपर फूड, तो आप प्रॉपर फूड लगभग 9 बजे के आसपास ज़रूर लें। खाना क्या खाएं, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको रोटी चावल पर निर्भर रहना है, आप अलग अलग चीज़ें प्रेफर करिए। जैसे इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल फूड है पेशेंट्स के लिए, दैट इज़ आप उपमा लीजिए, आप नमकीन दलिया लीजिए, क्यूनोआ इज़ अ वेरी गुड फूड, आप क्यूनोआ ट्राई कर सकते हैं, नमकीन क्यूनोआ, आप नमकीन ओट्स ले सकते हैं। इसके संग में जो बॉइल्ड, कोशिश करिए थोड़ा सा सुबह प्रोटीन ज़रूर लें। तो सुबह प्रोटीन कौन सा लेंगे, आप मुरादाबादी दाल ले सकते हैं, जो मूंग की दाल होती है ओवर कुक्ड, ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन भी जाए और आपका जो पेट है वो हैवी भी ना रहे। तो आप मुरादाबादी दाल लीजिए। इसके अलावा आप और क्या ले सकते हैं, आप जो है थोड़ा सा काले चने ले सकते हैं, थोड़ा सा लोबिया ले सकते हैं, थोड़ा सा मीन्स 1 कटोरी सफिशिएंट, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे फ्राइड नहीं लेना है किसी भी फॉर्म में। आप अगर चाहते हैं तो इसे टमाटर या कुछ प्याज डाल के चाट टाइप का बना लीजिए और फिर उसे लीजिए, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। इसके संग में आप अगर कोशिश करें
तो हाइड्रेशन के लिए आप मट्ठा ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जब आपने सुबह 8 बजे लेमन वाटर ले लिया, 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर लगभग 3 घंटे के बाद 12 बजे के आसपास आप या तो जूस प्रेफर कीजिए या फिर आप फ्रूट्स प्रेफर कीजिए। मैं एडवाइस करूँगा कि आप इस टाइम पे फ्रूट्स और सैलेड की एक चार्ट लीजिए, जिसमें कि आप जो इस समय फ्रूट्स अवेलेबल है उसमें वाटरमेलन है, मेलन तरबूज है, खरबूजा है, पाइनएप्पल है, एप्पल है, बनाना है और कुकुम्बर है। ये सारी चीज़ें आप चॉप करवा लीजिए, फाइन चॉप करवा के इसकी एक चार्ट बनवा लीजिए और इसे 12 बजे के आसपास ले लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एक थोड़ा अच्छा एपेटाइजिंग ब्रेकफास्ट मिल गया है, फ्रूट्स भी मिल गए हैं। अब अगर आपने 12 बजे ये खा लिया तो लगभग 3 घंटे का फिर से एक गैप लीजिए और 3 घंटे का गैप लेने के बाद लगभग कोशिश करें 4 बजे के आसपास या 3 से 4 बजे के बीच में आप कुछ हल्का सा एपेटाइजिंग लंच ले लें, जिसमें कुछ नहीं तो आप एक रोटी खा लीजिए, थोड़ी सी दाल ले लीजिए, आप चाहें तो आधा कटोरी चावल ले सकते हैं, इसके अलावा एक सब्जी ले लीजिए और हल्का सा एक लंच कर लीजिए। तो जब आप 3 बजे ही ले लेते हैं तो लगभग 5-6 बजे के आसपास एक गिलास जूस एक्सरसाइज करने से पहले लीजिए, थोड़ा सा एक गिलास जूस ले लीजिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद कोशिश करें तो फिर से एक गिलास जूस ले सकते हैं। कौन से जूसेस प्रेफर करने हैं समझिए, मौसमी का जूस मिलता है, वेल एंड गुड है, नहीं मिलता केवल पाइनएप्पल जूस लीजिए, वो भी नहीं मिलता तो आप नारियल पानी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास बेल मौजूद है तो आप बेल का शरबत भी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा उसके अंदर नहीं डालना है, नॉर्मल बेल की स्वीटनेस का इस्तेमाल करिए, उसी को लीजिए। तो आपकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स पे लोड नहीं आएगा, आपका लिवर फंक्शंस प्रॉपरली काम करते रहेंगे, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, गैस्ट्राइटिस नहीं होगी। अब बात करते हैं रात के डिनर की। अब अगर रात का डिनर आपको करना है तो आप कोशिश करें 7:30 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लें, ताकि आपके बॉडी को जितना भी न्यूट्रिशन पूरे दिन में मिला है उसे लगभग मान के चलें 10 घंटे मिल जाए उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो रात में डिनर में क्या प्रेफर कर सकते हैं, आप सूजी का चीला ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, आप जो है ओट्स का चीला ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इडली लेना चाहें आप इडली ले सकते हैं। तो आप हल्का ही रखना है, रोटी या चावल आपको दिन में सिर्फ एक बार लेने हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर आपको हल्का ही रखना है। फ्रूट्स के ऊपर, जूसेस के ऊपर आपको ज़्यादा रिलाय करना है। तो इस तरह से आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ओवर मेडिकेशन या ओवर गार्गलिंग या ओवर काढ़ा पीना, ये इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लीजिए और संग में एक्सरसाइज करिए। उसके बाद अपने मन को शांत रखिए। आप कोशिश करें तो किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए, कोई ना कोई काम ज़रूर करिए। घर में आप अगर अकेले रहेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, बिजी रहेंगे, तो आप सिर्फ चीज़ों को सुन सुनकर अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा करेंगे। तो कोशिश करिए खुद को एनग्रॉस रखिए। आप इस समय जितना काम करेंगे अपने हिसाब से, खुद को जितना बिजी रखेंगे इंटेलेक्चुअली, उतना आप ज़्यादा अपने होम क्वारंटीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप होम क्वारंटीन में हैं तो घबराएं नहीं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखें, प्रॉपरली आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख पाए। आपके ऊपर वायरल लोड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप खुद का ध्यान प्रॉपरली रख पाएंगे। आशा करता हूँ इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपका फ़ायदा हो, आपका लाभ हो, आप इन्फेक्शन से बचे रहें, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसी आशा के संग में मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू।